कठोरता, बिल्कुल बातें नहीं करो। देखो यहाँ पे चौथा नंबर है हुआ ना, कठोरता, जिसे हम कहते हैं हार्डनेस या फिर स्ट्रॉन्गनेस। कठोरता, हार्डनेस या फिर स्ट्रॉन्गनेस। देखो जितनी भी धातु होती है, सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं सब क्या होती है, कठोर होती है। कठोर मतलब मजबूत होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातुओं के भी जो कण होते हैं, जो परमाणु होते हैं, धातुओं के जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु एक दूसरे को बहुत अत्यधिक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतः आकर्षण बल से खींचते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि धातुओं में उपस्थित परमाणु एक दूसरे को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अंतः आणविक बल। देखो इसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है कि परमाणुओं के बीच लगने वाले अंदर जो फोर्स लगता है। तो धातु में उपस्थित परमाणु एक दूसरे को अंतः आणविक बल से मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिससे धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल में क्या है, अगर हम उदाहरण देना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है लोहा, जिसे हम आयरन बोलते हैं ना, लोहा है, चांदी है, सोना है, सोना को हम एयू बोलते हैं ना, ये चांदी क्या है, एजी होता है। और बाकी प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम, कापर, एल्युमिनियम, जितनी भी चीज़ें सब तो सॉलिड होते हैं ना। कापर यानी कि सीयू, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। एल्यूमिनियम, एल, ये ऐसे इत्यादि होते हैं, ETC कर रहे थे, एटसेट्रा, इसी तरह आगे होंगे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद शुरू हो जाते हैं, यहीं से अपवाद शुरू हो जाते हैं। अपवाद का मतलब कुछ ऐसी धातु होती है ना जो लगता है नहीं कि धातु है और ऐसा लगता है कि अधातु है, बस बहुत बहुत नरम होते हैं। यानी कि कुछ होते हैं अपवाद की, अगर हम बात कर लें, अपवाद समझते हो ना, अपवाद मतलब कि जो इस नियम को फॉलो नहीं करती है। कुछ ऐसी धातुएं जो नियम को फॉलो नहीं करती। जैसे अगर तुम्हें याद है तो हमने सोडियम जब दिखाया था तुमको, तो सोडियम हाथ से टूट जा रहा था ना। सोचो इतना नरम होता, हाथ से टूट जाता है सोडियम। गैलियम Ga और सीजियम। गैलियम और सीजियम इतना हल्का होता है, समझ जाओ ना, इतना मतलब इतना नरम ऐसे होता है कि ऐसा हाथ पे रख दोगे ना, तो हाथ पे रखोगे तुरंत गल जाएंगे, मतलब उड़ेंगे नहीं लेकिन पिघल जाएंगे तुरंत। ऐसे सॉलिड है, जैसे तुम सीजियम रखोगे अपने हाथ पे ना, तुरंत ही गल जाएंगी। उसका मेल्टिंग पॉइंट 18 होता है, यानी कि उसका गलनांक कितना होता है, 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे तुम हाथ पे रखोगे, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री से, और वो तो 28 पर गल जाएगा। तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और वो 28 पर ही गल जाएगा। जो गैलियम में सीजियम अपने हाथ पे रखोगे तुरंत गल जाएगा। गलने का मतलब क्या, वो लिक्विड में यानी कि द्रव में चेंज हो जाएगा। सोचो कितना नरम होता है। तो ये अपवाद के रूप में आती है कौन, सोडियम, गैलियम और सीजियम। ये और एक और आता है पारा भी देखो, ये तो एकदम है तो नॉर्मल होता ही क्या, लिक्विड के फॉर्म में होता है। सोचो आखिर ये भी तो धातुएं हैं, तो ये सब किस में आती हैं, अपवाद में आती हैं, जो इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं। तो धातु कठोर होते हैं, कैसे हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि धातु में उपस्थित परमाणु एक दूसरे को अंतः आणविक बल से मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिससे धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। धातु अगर एक लकड़ी है और एक धातु यानी कि एक लोहे का छड़ एक लकड़ी का छड़ है, दोनों से पीटोगे तो किससे ज़्यादा चोट लगेगी, लोहे से, क्योंकि वो उसका मतलब वो जारा क्या होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है।
और ज़्यादा भारी भी होता है। डेंस अभी घनत्व की जब बात करें तभी आगे बताएंगे। तो ये समझ गए ना जी, कि धातु की सामान्यता क्या होती है, कठोर होती है, जिसमें कुछ अपवाद के रूप में हमारे पास आएंगे सोडियम, गैलियम, सीजियम और पारा टाइप के आते हैं। ठीक है, ओके। बोलो अपवाद में कौन कौन तत्व थे? जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बोला करें, ठीक है। यहाँ बैठ के सिर्फ प्रवचन नहीं सुनो, तुम भी कुछ बोलोगे तभी समझ में आएगा। अब बोलने का ये मतलब नहीं कि आपस में बतियाते रहो, कहेंगे सर बोल तो रहे, तो वो वाला बोलना नहीं है। बाकी अगला हमारे पास क्या है, 5वां नंबर। 5वां नंबर है चमक। चमक जिसे हम लस्ट्रस बोलते हैं। नाम लोगों को कितना अच्छा लगेगा पढ़ने में, लस्ट्रस मतलब चमक। देखो ये भी तो जानते हो, जितनी भी धातु होती है सामान्यतः क्या होती है, चमकीली होती है, चमकदार होती है, पॉलिश्ड होती है। लगभग सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं। अब इसमें कोई और चीज़ क्या लिखे बताओ, चमक होती तो उसमें हम क्या लिखें, इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं होता। इसलिए ये समझ लो कि इसके परमाणु बहुत नज़दीक होते हैं। जब परमाणु बहुत नज़दीक होंगे, जैसे तुम खुद सोचो, अगर जैसे मान लीजिए ये प्लास्टर किया गया ना, प्लास्टर किया गया, अगर इसमें जो बालू है, अगर बालू जितना नज़दीक रहेगा उतना अच्छे से प्लेन होगा ना, अगर दूर दूर रहेगा तो एकदम उखड़ खाबड़ दिखेगा ना। ऐसे समझ लो हम प्लास्टर करते हैं घर का, जब पहले ईटा फोड़ते हैं ना, फिर जब ईटा देखते हैं ईटा दूर दूर रहता है तो उखड़ खाबड़ लगता है ना, उसको हम पीट पीट के एकदम बराबर कर देते हैं। बराबर करने का मतलब कि उसके बीच का जो खाली जगह होता है वो भी क्या कर देते हैं, भर देते हैं। फिर हम खाली जगह भर देंगे तो कैसा दिखता है, बिल्कुल प्लेन दिखता है ना, बिल्कुल चिकना दिखता है। तो वैसे ही इसमें होता है कि जब धातु है तो धातु में परमाणु क्या होते हैं, बहुत अत्यधिक, उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच जो गैप होता है वो गैप नहीं होता। तो गैप न होने की वजह से कैसी होती है, चमकीली होती है। तो लगभग सभी धातुएं चमकदार होती हैं। अब इसको थोड़ा और खींचे तो लिखेंगे अर्थात प्रकाश की किरण पड़ने पर वो चमकती हैं। लिख लो इसे, थोड़ा बड़ा लगे देखने में। अर्थात प्रकाश की किरण पड़ने पर, प्रकाश की किरण पड़ने पर चमकती है, चमकती है। अब एग्जाम्पल बोलो तो क्या हुआ, उदाहरण में सभी चीज होंगी ना। उदाहरण तो सबसे तो मजेदार क्या है अपना, सोना ही है, जिसको हम ज्वेलरी के रूप में, गहने के रूप में यूज करते हैं। सोना है, चांदी है, सोना चांदी, प्लेटिनम बहुत मस्त चमकता है, प्लेटिनम पीटी बोलते हैं इसे। ओके, और क्या कहना चाहोगे, लोहा चमकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं चमकता है भाई साहब, क्यों नहीं चमकता बताइए? लोहा चमकता नहीं है जी। अरे खूब चिक्कन लोहा है एकदम तो चमकेगा नहीं जी, कैसी बातें करते हो। हाँ स्टील लोहा नहीं, स्टील तत्व नहीं है भाई, स्टील मिश्र धातु है जिसमें कार्बन और लोहा मिला के बनाया जाता है। और भी एक होता है क्रोमियम और निकल मिला के बनाया जाता है स्टील। दो तरह के स्टील होते हैं, एक स्टील होता है और एक स्टेनलेस स्टील होता है। तो जो स्टील होता है वो उसमें जंग नहीं लगती है, और जो स्टेनलेस मतलब स्टेनलेस स्टील और स्टील दोनों में जंग नहीं लगती है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, उसमें लोहा नहीं मिलाया जाता है। हालांकि हम लास्ट में पढ़ाएंगे मिश्र धातु में। तो सोना चांदी लोहा हो गया, बाकी और क्या कर, पारा भी कहो, देखो कितना मस्त चमकता है। पारा भूल गए थे, जब थर्मामीटर में आता था पारा नहीं चमकते थे, चमकता है तभी तो अच्छे से दिखाई देता है। पारा हो गया, और क्या है, पारा है, सोडियम है, ये जितने भी धातु हैं सब चमकते हैं जी। यानी ATC लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसमें तो बताने वाली कोई खास बात नहीं है, समझ रहे हो। तो जितनी भी धातु होती है सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकती हैं। उनमें एक खास प्रकार की चमक होती है, शाइनी जिसे बोलते हैं। और अगर हम बात करें चमक की बात क्या है, गलनांक तथा क्वथनांक। छठवां, गलनांक तथा
क्वथनांक। क्वथनांक मतलब गलना, देखो इसे हिंदी अंग्रेजी भाषा में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल मतलब समझते हो ना, उबालना, तो उसी को क्वथनांक हिंदी में बोलते हैं। क्वथन होना, उबलना। अब देखो सामान्यतः धातु, सोचो धातु को क्या नॉर्मली हम गर्म करके उसको गला सकते हैं क्या? नॉर्मली सामान्यतः हम ऐसे आग पे रखने तो गल जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ताप की, उष्मा की जरूरत पड़ती है। यानी कि लिखेंगे कि धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक, धातु अत्यधिक कठोर, धातु अत्यधिक कठोर तथा घनत्व, अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक घनत्व, अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक घनत्व के कारण, उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे, बस थोड़ा समझ लो कि धातुएं अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक घनत्व के कारण धातु अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक घनत्व के कारण, धातु ऐसा सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, धातुओं की ऐसे लिख लो, अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक घनत्व होने के कारण इनका गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा इनका गलनांक और क्वथनांक होता है। हम एग्जाम्पल में तुम्हें एक दो चीज़ बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास है लोहा, लोहे का गलनांक, लोहा बोले तो Fe है ना, आयरन का गलनांक, इसका गलनांक देखा जाए तो इसका गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तब जाकर के लोहा गलेगा। समझ रहे हो? तो इतना टेम्परेचर में देना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सोचो हमारे बॉडी का कितना टेम्परेचर गुना है ये। एक और अनुमान लगा सकते हैं ऐसे कि कापर यानी कि Cu का गलनांक, इसका 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हो? सोच लो कितना ज़्यादा गलनांक है, किसी का 1000 से कम ही नहीं है। बाकी इसमें कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। कुछ अपवाद में हम कह सकते हैं, अपवाद में क्या है? अपवाद में 4 चीज़ें हैं। अपवाद में है सोडियम का गलनांक, ये सब धातु की बेइज्जती करते हैं, समझ जाओ। समझ रहे हो? कहते हैं ना कि धातु होने का कलंक जिसे कहते हैं, नहीं घर वाले कहते हैं जब ज़्यादा गुस्साते हैं तुम पे, कहते कि कलंक हो घर के। क्यों? आपसे एक बात सही है, तुमको नहीं कहते हैं? तुम अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो। यही रास्ते में गाना बजाता है ना जी, रास्ते में ही गाना बजाते हुए जाता है ना तुम्हें। देखो सोडियम का गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 98 डिग्री सेल्सियस। तो देखो काफी कम हो गया ना 98 डिग्री सेल्सियस। हालांकि देखो ये दोनों धातु की, मतलब ऐसे करो कि धातु का इज्जत बचा लिए थे कि हाँ कभी 1000 से ऊपर ही है, और यहाँ देखो ये 98 डिग्री सेल्सियस हो गया भाई। ये तो उससे भी कम हो गया यार, ये 64 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है। और इससे और खतरनाक बेइज्जती कौन करते हैं? सीजियम। ऐसे करो तो गैलियम और सीजियम, गैलियम का गलनांक। अब अच्छा खुद सोचो, जब गलनांक कितना है तो क्वथनांक कितना होगा? जब गल इतने पे रहे तो उबल कितने पे होंगे? सोचो, उबलेंगे तो कई और ज्यादा टेम्परेचर लेंगे, यानी कि 2-3 टेम्परेचर पे सब उबलते हैं। तो गैलियम का गलनांक, और एक होता है सीजियम का गलनांक। अब अगर देखो ना तो जो गैलियम है इसका गलनांक होता है 30 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना कम आ गया।
हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 होता है। अपने हाथ पे रखेंगे तुरंत क्या हो जाएंगे? इसे गल जाएंगे ये, समझ रहे हो? मतलब जैसे अगर अपने हाथ से उठा करके सोचो कि यही गैलियम है, तब तक क्या पता क्या हो गया, पिघल गए। सीजियम उससे भी खतरनाक 28 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये नॉर्मल क्या होंगे, पिघलते हुए मिलेंगे। थोड़ा सा फ्रिज में रखोगे तब थोड़ा हो जाएंगे ठंडा, नहीं तो ठोस होंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, पिघल करके द्रव बन जाएंगे। तो ये सब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, धातु की बेइज्जती कर रहे हैं ना ये चारों। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम अपवाद बोलते हैं कि सब धातु होने के कलंक हैं। समझ रहे हो कि धातु है फिर भी धातु की विशेषता को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन गलनांक और हम देखे तभी ना तो ज़्यादा कठोर है ना तो ज़्यादा कठोर है ना तो ज़्यादा इनका गलनांक है। तो इनको धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें विशेषता होती है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इस वजह से इनको हम धातु बोलते हैं। और एक कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, कठोर नहीं जी, फिर बात तन्य होते हैं, उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इसी वजह से इनको हम धातु बोलते हैं। मेन चीज यह है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। नहीं तो हम इनको अलग करके किस में भेज देते हैं, अधातु में भेज देते हैं ना। तो याद रहेगा गलनांक और क्वथनांक के बारे में। ऐसे याद रखो, लोहे का गलनांक कितना है, 1535 है, और कॉपर का कितना है, 1038 है। सोडियम का कितना है, 98। पोटेशियम का कितना है, 64। गैलियम का कितना है, 30। और सीजियम का कितना है, 28। अब जरा बोलो, देखते हैं तुम बोल पाओगे। लोहे का गलनांक कितना है, हाँ 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का कितना है, 1038 डिग्री सेल्सियस। सीजियम का कितना है, 28 याद है। पोटेशियम का कितना है बताओ, 64। और सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस। और गैलियम का कितना है, 30। कुछ याद हो गया है, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या है, ध्वनि ना। तो ये देखो ध्वनि के बारे में हम लिख देते हैं, बोल देते हैं, उसी को लिख लेना, ठीक है ना। ये होते हैं सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। ध्वनि का मतलब यह है ना कि अब इनकी ये जान तो ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसी वजह से ये ध्वनि एक अच्छी सी ध्वनि देते हैं। जैसे टन की ध्वनि ना, तो इनसे टन की ध्वनि आती है, बहुत अच्छी सी ध्वनि। यानी कि कह सकते हैं कि लोहे का धातु अत्यधिक कठोर रहने के कारण, धातु अत्यधिक कठोर होने के कारण, धातु अत्यधिक कठोर होने के कारण अगर धातु अत्यधिक कठोर होते हैं जिसके कारण धातु को धातु से टकराने पर धातु को धातु से टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, देखो टन, ऐसे नहीं चाहता ना आवाज, बोलो ऐसे आवाज आती है ना, टन की आवाज आती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। उदाहरण के रूप में क्या लिखोगे, उदाहरण के रूप में लिखोगे कि ध्वनि का ही उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, मंदिर में जो घंटा लगा है तो किसका होता है, मेटल का होता है, मतलब धातु का होता है। और स्कूल की घंटी जब बजाते हैं टन टन, वो भी किसका होता है, हाँ स्कूल की घंटी घंटा है स्कूल में घंटी है। और अरे मंदिर का घंटा
मंदिर का घंटा और घंटी दोनों होता है ना, तो मंदिर का घंटी प्लस घंटा दोनों है, ठीक है। जो बालिकाएं होती है वो घंटी बजा देती हैं, वो घंटा इतना बड़ा होता है कहाँ बजा पाएंगी, क्यों, हिला ही नहीं पाएंगी बेचारी, बालिकाएं कमजोर होती हैं। क्यों बालिकाओं, नहीं बालिकाएं काफी मजबूत होती हैं। तो मिटा दिया जाना इसमें, समझ पा रहे हो कि इनमें इनको बजाने पर क्या होता है, धातु को धातु को टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। स्कूल की घंटी है, जैसे मंदिर की घंटी है, घंटा है, जो भी है, ये सब चीजें। वो टन याद रखना, टन की आवाज आती है, कुछ लोग सुने होंगे इसे, सुने है ना मंदिर की घंटी वाली आवाज। और है उसके बाद क्या, 8वां घनत्व, ये थोड़ा भी मजेदार है। घनत्व, डेंसिटी, इसका मतलब ऐसे समझो, देखो धातुओं के घनत्व, ऐसे कह लो कि बस मेन चीज वही है कि जी धातु में जो परमाणु होते हैं ना बहुत डेंस, जैसे मान लो कि भूसा है, अब भक्कू है, भक्कू में तुम्हें भूसा भरे एकदम चाण की भरोगे तो बहुत भूसा बहुत पास पास आ जाएगा ना, और इसे फुल भरोगे आराम से भरोगे तो बहुत कम भूसा आएगा। तो वही चीज अगर ज्यादा चाण की भरोगे तो उस पर अगर बैठोगे तो क्या होगा, तब भूसा अंदर तक नहीं आता ना। भक्कू में मान लो भूसा तुम भरे, खुद दबा के भरे भूसा, और इसके ऊपर बैठ जाओ तब उसको धंसोगे नहीं नीचे ना, और अगर नॉर्मली भूसा भरे तुरंत तक नीचे बैठ जाओगे, समझ पा रहे हो। तो अगर नॉर्मली नीचे बैठ जा रहे हो इसका मतलब क्या, भूसा के अंदर जो गैप है वो गैप ज्यादा है ना, और तुमने दबा के एकदम भरा, इसका मतलब बहुत ठोस, तो दबा के भरोगे तो एकदम टाइट हो जाता है ना भक्कू। तो वही चीज है। तो इसमें घनत्व जो लोहा होता है, लोहे में परमाणु बहुत एकदम समझ लो कि चाण के एकदम परमाणु भरे होते हैं उसमें, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा परमाणु भरे होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धातु में परमाणु बहुत निकट होते हैं, धातु में परमाणु अत्यधिक निकट होते हैं, अत्यधिक निकट होते हैं। इसको तो इस तरह से भी समझ सकते हो ना, जैसे मान लो कि एक लोहा और एक लकड़ी है, एक लोहे का डंडा एक लकड़ी का डंडा है, तो लकड़ी को अगर उसमें भिगोगे तो कुछ पानी लकड़ी के अंदर घुस जाएगा क्योंकि उसके अंदर जगह है, और अगर लोहे का एक तुम्हारे पास छड़ है उसको अगर पानी में डुबोगे तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा ना, लोहे के अंदर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि लोहे में जो परमाणु हैं उनके बीच जो गैप है वो गैप बहुत कम है, लगभग न के बराबर गैप है, इसी वजह से होता है। तो धातु में परमाणु अत्यधिक निकट होते हैं, जिसके कारण इनका घनत्व अत्यधिक होता है, घनत्व काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। आप इस बात का अनुमान इस तरीके से लगा सकते हैं जिसके कारण इनका काफी ज्यादा होता है। वाह, क्या होता है, काफी ज्यादा, नाम ज्यादा होता है इनका घनत्व, मेन चीज तो छोटी है, इनका घनत्व काफी ज्यादा होता है। इसको आप इस तरह से, अच्छा घनत्व, एक बात सोचो, घनत्व के बारे में थोड़ा समझ पाते हो, घनत्व क्या है। जैसे मान लो कि एक समान चीज है, ऐसे क्या है, कोई समझ लो एक गोला है, हमने कितने गोले रखे हैं, ऐसे समझ लो कि 3 भक्कू है, ठीक है ना। अब इस भक्कू में देखो हम कितना भूसा भर रहे हैं, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कुल कितने बिंदु हैं, 15, ऐसे समझ लो। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इसमें कितने हैं, 25। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 कितना हो गए, 50 हो गए। अब एक बात सोचो, हमने कहा कि तीनों का, लेकिन ये बड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा अजीब बात। मान लो तीनों का आकार क्या है, एक बराबर है, कोई ना तो छोटा ना तो कोई बड़ा है, सबका आकार क्या है, बराबर है। तो किसमें ज्यादा परमाणु है, समझ लो, ऐसे ही समझ लो भूसा भरे हैं जी, तो किसमें भूसा ज्यादा भरा है, इसमें भूसा ज्यादा भरा है ना। तो देखो दोनों का आयतन समान है, ऐसे समझ लो कि जो 3 भक्कू है ना, इन तीनों भक्कू का आयतन समान है,
जितना बड़ा ये बक्कू उतना ही बड़ा ये बक्कू, उतना ही बड़ा ये बक्कू है, लेकिन इसमें 15 भरा है, इसमें 25 भरा है, इसमें 50 भरा है। इसका मतलब क्या है? तो इसका घनत्व तो हम बोलेंगे ज्यादा है, इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है, इसका घनत्व क्या है? कम है, और इसका घनत्व सबसे कम है। तो ये होता है घनत्व। अगर थोड़ा सा और हम बताएं तो आयतन द्रव्यमान बराबर, जानते क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन बराबर घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान आयतन बट्टे ऐसे द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये सूत्र होता है। अगर देखो तुम आयतन बराबर रखोगे, अगर तुमने आयतन बराबर रखा तो द्रव्यमान भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यह है घनत्व। अगर तुम आयतन कम करोगे, ये देखो ऐसे ही इसको थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये वाला समझ रहे हो? ये वाला, हाँ तो ये वाला समझ रहे हो तो काफी। ये वाला घनत्व तो एक बार साथ और आएगा फिजिक्स में पढ़ाने को, तो उसमें बताया जाएगा, क्योंकि सूत्र वाला थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाएगा तुम्हें समझने में। तो बस ऐसे समझो कि तीनों का अगर आयतन समान है, तो तीनों का अगर आयतन समान है, तो जिसमें परमाणु की संख्या ज्यादा होती है हम कहते हैं उसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व ज्यादा मतलब घनत्व नहीं कहते घना बहुत ज्यादा है, घनत्व घना से ही बना है। समझ लो जो ज्यादा घना होगा उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व उससे कम है और इसका घनत्व इससे कम है। समझ पा रहे हो? तो यही होता है इसमें कि घनत्व इसका क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। अब इसका घनत्व काफी ज्यादा होता है, इस चीज को तुम इस तरह से अनुमान लगा सकते हो कि पारा देखो ना, पारा का घनत्व जानते हो? पारा का घनत्व इतना ज्यादा होता है, मैं बता रहा हूं। पारा का घनत्व जानते कितना होता है? 13.5 किलोग्राम प्रति लीटर। मतलब समझो इसका 1 लीटर पारा का वजन कितना होगा? 13.5 किलोमीटर। जबकि पानी 1 लीटर पानी 900 ग्राम का होता है, उसमें एक इतना मान लेते हैं। तो 1 लीटर पानी 1 किलो का, और यहाँ 1 लीटर अगर कहीं तुमने पारा रख लिया तो कितना हो जाएगा? 13.5 किलो हो जाएगा। समझ पा रहे हो कितना होता है? और लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व होता है 7.8 किलोग्राम प्रति लीटर। इसका भी मतलब समझ रहे हो ना कि अगर तुम लोहे को पिघला दो और लोहे को पिघला करके उसको तौलो, तो 1 लीटर लोहा कितना किलो का होगा? 7.8 किलोग्राम का होगा। समझ पा रहे हो? समझ लो कितना ज्यादा, मतलब ये घनत्व है इनका काफी। तो इन दोनों में किसका घनत्व ज्यादा है? इन दोनों में पारे का घनत्व ज्यादा है और लोहे का घनत्व क्या है? कम है। तो ये होता है घनत्व के बारे में। ठीक है, तो मिला दिया जाए ना। तो लगभग हमने धातु के बारे में सब कुछ पढ़ लिया ना। अब सी में ही हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अधातु के बारे में पढ़ने हैं। हमने धातु और अधातु की परिभाषा पढ़ लिया था ना स्टार्टिंग में। तो हम विशेषता पढ़ रहे, ये भी कौन सी विशेषता है? ये सब भौतिक विशेषता। अब हम किसकी भौतिक विशेषता पढ़ेंगे? अधातु की। अधातु की भौतिक विशेषता पढ़ेंगे। याद है जी? बताओ पारे का घनत्व कितना होता है? 13.5 किलोग्राम प्रति लीटर। मतलब 1 किलो पारा का वजन कितना होगा? 13.5। और लोहे का घनत्व कितना होता है? हाँ, 7.8 किलोग्राम प्रति लीटर। याद रहेगा? ओके, अब इसमें सी में ही पॉइंट इसमें भी देखेंगे। ठीक है ना? देखते हैं 8 पॉइंट तुम्हें याद है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे किसकी विशेषताएं? अधातुओं की विशेषताएं। अधातुओं की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहला क्या है? विद्युत धारा तथा, याद नहीं है तुम लोग को? विद्युत धारा तथा उष्मा की कुचालकता। कुचालक होती है ना ये, कुचालकता। और दूसरा क्या था? आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता मतलब इसमें भंगुरता होती है। क्या होती है? भंगुरता। आघातवर्धनीयता नहीं होती है। आघातवर्धन, इसमें भंगुरता मतलब जैसे नहीं कहते ना कि माटी बहुत भुर्रा है, भुर्रा। तो भुर्रा शब्द भंगुरता से आया है। नाम भंगुरता है लेकिन हम भुर्रा कर देते अपनी भाषा में। तो
तो भंगुर मतलब कि एक बार पीटो भर्रा से छितरा जाए, उसे को भुर्रा बोलते हैं। तो उसी विशेषता को हम भंगुरता कहते हैं। तो भंगुरता है। तीसरा क्या है हमारे पास? तन्यता। चौथा क्या है? कठोरता। और क्या है? पांचवा है चमक, चमक जिसे हम बोलते हैं, अभी लिखते हैं अंग्रेजी सबके बारे में। छठवां क्या होगा? क्या होगा? गलनांक तथा गलनांक तथा क्वथनांक, क्वथनांक। ओके। और सातवां क्या है? ध्वनि। और आठवां क्या है? घनत्व। चलो, भंगुरता को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिटर, बिटर। तन्यता को क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं ना, लिखवाए थे। कठोरता को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रॉन्गनेस या फिर हार्डनेस। साइन, चमक को लस्ट्रस बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ध्वनि को बोलते हैं सोनोरस। देखो कहोगे सर साउंड माने ध्वनि, हमने पढ़ा था। साउंड मतलब ध्वनि जो तुम्हें सुनाई देती है, और सुनाई देने वाली जो विशेषता है जिससे ध्वनि निकल रही है, उस विशेषता को सोनोरस बोलते हैं। और घनत्व को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। ओके, ये चीजें हैं। बाकी हम क्या करेंगे, सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा तथा उसमें की क्या है? कुचालकता। विद्युत धारा, विद्युत धारा तथा उष्मा की कुचालकता। ये तो बताने की जरूरत खास नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से ये उष्मा तथा विद्युत धारा की क्या होती है? कुचालक होती हैं। चूंकि अधातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये, जिसकी वजह से, जिसके कारण, जिसकी वजह से अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की, विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक मेन चीज बस वही है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो उदाहरण में लिखना चाहेंगे हम, तो कौन कौन आ जाएंगे हमारे पास? फास्फोरस। फास्फोरस याद है ना, वो हड्डियों में पाया जाता है, वो बहुत कल उपकारा वाला बताए थे ना। फास्फोरस को पी बोलते हैं, ये है फास्फोरस। ये भी क्या होते हैं? धातु की, मतलब उष्मा की, विद्युत तथा उष्मा की क्या होते हैं? कुचालक होती हैं। इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, मतलब इसमें लाइन नहीं उतरती है। बाकी फास्फोरस हो गया। सल्फर, सल्फर बोले थे ना, स से सल्फर, से सरसों, याद रहेगा। फास्फोरस, सल्फर। और तुम देख सकते हो जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब चीज़ें होती हैं। बस दो काफ़ी, ऐसे इत्यादि लिख सकते हैं हम। और अगर हम बात करें तो इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती ना, लेकिन फिर इसको बदनाम करने के लिए लोग आ जाते हैं। इसको बदनाम करने के लिए लोग आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपवाद। जो इस अधातु होने का कलंक है, समझ जाओ। जैसे कि हमारे पास एक है ग्रेफाइट। इतना अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। ग्रेफाइट उष्मा का शुद्ध सुचालक होता है। उष्मा का एक अच्छा सुचालक है, एक अच्छा सुचालक होता है। सुचालक सेल तोड़े होगे नहीं कभी, करिया वाला सेल जो होता है, जो ब्लैक बोर्ड पोतने के लिए तोड़ते थे, उसमें एक ऐसी सीधी रॉड मिलती थी ना, वो सीधी रॉड किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। जो तुम पेंसिल से लिखते हो भी क्या है? ग्रेफाइट की है। उसमें भी करंट खूब अच्छे से दौड़ता है। ग्रेफाइट भी क्या है? ग्रेफाइट एक उष्मा का अच्छा सुचालक। इसको भी इलेक्ट्रोड बनाने में यूज करते हैं। जो बैटरी नहीं होता है, बैटरी इन्वर्टर वाली होती है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड किसके होते हैं? दोनों इलेक्ट्रोड इसी के होते हैं, ग्रेफाइट के ही होते हैं।
सोचो इतना अच्छा उष्मा का सूचालक होता है, फिर भी क्या है, अधातु है। समझ पा रहे हो? तो क्यों अधातु है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और ये किससे बने होते हैं? ग्रेफाइट कार्बन से, प्योर कार्बन से बने होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों प्योर कार्बन से बने हैं, यानी कि तुम अगर ग्रेफाइट को जलाओगे ना ऐसे, तो जलाओगे तो जल के उड़ जाएंगे, नीचे कुछ बचबे नहीं करेगा, एकदम प्योर कार्बन की बनी होती है। उसी तरह से हीरा भी है, हीरा को भी जलाओगे तुरंत जल करके उड़ जाएंगे, कुछ भी नीचे बचने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कार्बन से बनी है। और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बना लेता है, वो गैस बन के उड़ते रहता है, उड़ता रहता है, धुआं निकलता रहेगा, उड़ता रहेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब वो सिर्फ किससे बना होता है? प्योर कार्बन से बना होता है, इसीलिए उसे हम कार्बन के अपर रूप बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो ग्रेफाइट क्या है? एक तरह से इसका अपवाद है ना, तो याद रहेगा मेरे ख्याल से ना। बस याद रखना कि क्यों उसमें विद्युत धारा तथा उसमें की कुछ अलग होती हैं, बस इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो कौन उसमें विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगी? कोई नहीं जा सकता। याद रहेगा? ओके। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? मुझे लग रहा, देखो बोर हो गए तो हमारे पास एक कहानी है खूब अच्छे से, एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? भंगुरता, भंगुरता जिसे हम बोलते हैं बिटर। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। ओके, शुक्रवार सुस्त दिन। भंगुरता देखिए क्या है, व्हाट इज भंगुरता? भंगुरता तुम ऐसे समझ जाओ कि धातुओं अधातुएं, अधातु में उपस्थित परमाणु, अधातुओं में उपस्थित परमाणु, में उपस्थित परमाणु अत्यधिक निकट नहीं होते हैं, अत्यधिक निकट नहीं होते, ना तो ज्यादा निकट होते हैं और ना ही इसके परमाणु एक दूसरे को खूब अच्छे से पकड़े रहते हैं, और ना ही अधातु के परमाणु, अधातु के परमाणु के बीच अधातु में उपस्थित परमाणु अत्यधिक निकट क्या लिखनी है? अधातु में उपस्थित परमाणु अत्यधिक निकट नहीं होते हैं, अत्यधिक निकट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, और ना ही अधातुओं के परमाणु एक दूसरे को अत्यधिक बल से पकड़े रहते हैं, अत्यधिक बल से पकड़े रहते हैं, बल से पकड़े रहते हैं, जिसके कारण इनको हथौड़ी से पीटने पर, जिसे हेमराइज बोलते हैं, हथौड़ी से पीटने पर ये भंगुर हो जाते हैं, भंगुर। हाँ, कारण हमारे मन में है, जिसके कारण इनको थोड़ी सी पीटने पर ये भंगुर हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में, बस वही उदाहरण के रूप में तुम बार बार उसी को लिखते रहना, ठीक है? किसको? फास्फोरस और सल्फर को। फास्फोरस है और क्या है? सल्फर को यस से प्रदर्शित करते हैं ना, तो फास्फोरस और क्या है? सल्फर है। ये चीजें इसमें भी अपवाद कुछ आ जाते हैं जो अधातु होने का कलंक है, अधातु होने के कलंक। अपवाद के रूप में क्या है? लेकिन नहीं यार, हीरा भी है लेकिन बहुत कठोर होता है, वो इतना कठोर होता है कि टूटता नहीं है, लेकिन अगर टूटेगा तो भी कैसा हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा। नहीं, हटाओ।
वो भी टूटेगा तो मतलब टूटेगा तो भंगुर ही होगा। हालांकि मैं समझ रहा हूं बहुत ज्यादा कठोर होता है, सबसे ज्यादा कठोर धातु तत्व वही होता है, पदार्थ मतलब समझो कि हीरा ही होता है, लेकिन वो उसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो भी कैसा होगा, भंगुर ही होगा। ऐसा नहीं कि उसको हम पीटेंगे तो पिचक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अच्छा इसमें भी तो होगा ना, ग्रेफाइट भी तो होगा जी, बोलो। नहीं, हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर लगा दे तुरंत भर टूट जाता ना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का फार्मूला क्या होगा, सी होगा, कार्बन, ये कार्बन से बना होता है। ठीक है, इत्यादि एटीसी लिख लेता है, याद रहेगा। ये एक लाइन लिख लो तो तुम्हें, तब तक तुम्हारा बोरिंग खत्म होगा। जल्दी से लिखो, ये लिख लो, कॉपी लाए हो ना, हाँ लिखो एक लाइन। सी, डायमंड का सी, डायमंड किससे बना है, कार्बन से बना है, डायमंड तत्व तो नहीं है। हीरा कहीं तुम पाओगे नहीं इसमें, ना हीरा पाओगे ना ग्रेफाइट पाओगे, क्योंकि वो कार्बन से ही बनी है जी। इधर वाला लिख लो एक, ताकि तुम्हारी बोरियत खत्म हो जाएगी। अरे बाबू मैं समझ रहा हूँ। तन्यता के बारे में क्या कहना चाहोगे, तन्यता जिसे हम टैक्टाइल की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें तो इससे तार खींचे जा सकते हैं क्या, नहीं खींचे जा सकते ना। तो लिखोगे कि धातु अधातु धातुओं की तरह तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं अधातुएं धातु की तरह तन्य नहीं होती हैं, अर्थात अधातुओं से अधातुओं को पीटकर तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बस काफी है, जिसमें एग्जाम्पल तुम फिर वही लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, फास्फोरस, सल्फर, ये अच्छे अधातु होते हैं। फास्फोरस, सल्फर मतलब अधातु। जब भाई इनको पीट कर कैसे तुम निकालोगे, जैसे ही पीट अधातु को जैसे ही पीटेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। और जब भंगुर रहेगा तो हम तार कैसे निकालेंगे, सबको बोटर करके तार बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब कि इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता ना, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। कठोरता के बारे में क्या कहें, ये भी कठोर नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होती है। अधातु कठोरता, कौन सा हेडिंग है, चौथा हेडिंग है, कठोरता, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रॉन्गनेस या फिर हार्डनेस बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गनेस, कठोरता। कठोरता के बारे में ये कह सकते हो कि अधातुएं धातु की तरह कठोर नहीं होती हैं, अधातुएं धातुओं की तरह कठोर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, अर्थात धातुओं से कमजोर होती हैं, है ना, धातुओं से कमजोर होते हैं। कमजोर होने का मतलब कि जैसे दो तीन हथौड़ी मारोगे तो टूट जाएंगे ना, धातुओं से कमजोर होती हैं। लेकिन ऐसा धातु में नहीं होता ना, धातु को कितनी हथौड़ी मारते रहो टूटेंगे नहीं, सब पिचक जाता है लेकिन टूटते नहीं है। तो कहावत है ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो लोहा वही कहता है कि हमको काट दो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन ये सोचो कि हम दोस्ती तोड़ ले तो नहीं तोड़ सकते। अधातुएं धातु की तरह क्या होती, कठोर नहीं होती हैं, अर्थात धातुएं अधातुएं कमजोर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, अधातु नहीं लिखे सही थे, सही धातुओं से कमजोर होती है ना, बात तो सही है। धातुओं से कमजोर होती है कौन, अधातु। जिसमें एग्जाम्पल में उदाहरण में क्या लिखना चाहोगे, फिर वही उदाहरण चिपका दो, फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस, हालांकि कई चीजें हैं, कहोगे सर बार बार ही एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। फास्फोरस हैं, सल्फर हैं, हम बता रहे हैं इस बार।
सल्फर, यस सल्फर। क्लोरीन एक गैस, लेकिन ये भी क्या धातु, अधातु ही तो है। जितनी भी गैस होती है सब के सब क्या होती हैं, अधातु। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब के सब क्या अधातु ही तो हैं। क्लोरीन है, आयोडीन है, ये आयोडीन वही आयोडीन है जो तुम खाते हो, समझ पा रहे हो, आयोडीन है। ये सब क्या होती है, ये सब अधातु है, मतलब बहुत कमजोर होती हैं, 2-3 हथौड़ी मारने पर टूट जाएंगी तुरंत। लेकिन इसमें भी अपवाद आ जाते हैं जो अधातु होने का कलंक है, जैसे कि हीरा। हीरा सबका फादर है, समझ जाओ। हीरा अब तक का पाया जाने वाला, अब तक का पाया जाने वाला सबसे कठोर है। अब तक का पाए जाने वाला, पाए जाने वाला सबसे कठोर, सबसे कठोर पदार्थ है। तत्व नहीं, अच्छा बताओ हीरा तत्व है क्या कोई? क्योंकि कई कार्बन को मिला करके हीरा बनाया जाता है, इसी वजह से कार्बन तत्व नहीं है, ये मतलब हीरा तत्व नहीं है। तो हीरा अब तक का पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसका मतलब इसने तो धातु को भी पीछे छोड़ दिया ना, तो ये अपवाद की कैटेगरी में आता है। मतलब अधातु को छोड़ो, ये तो अधातु क्या धातु से भी कठोर होता है, सबको पीछे छोड़ दिया हीरा। समझ पा रहे हो? ओके, बाकी आगे आते हैं चमक के बारे में। तो चमक के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें चमक होती है क्या धातु में? नहीं, खुरदुरे होते हैं, अरे चमक नहीं पाई जाती इसमें। फिर इसके भी अपवाद होते हैं। इसमें भी सबसे टॉप लेवल पर कौन? हीरा आता है, क्योंकि हीरा भी सबसे ज्यादा चमकता है ना। सोचो अगर इतना तुमको लिखवाते तो 2 ही 3 हेडिंग में तुरंत 2 घंटा कंप्लीट कर लेते तुम लोग। मतलब अब तक पूरा 2 घंटा हो गया होता है, लेकिन अभी तो सिर्फ समझो 1 ही घंटा हुआ हम लोग का। हमने काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। कठोरता को हटाओ, क्या लिखेंगे अब? 5वीं हेडिंग, 5वीं हेडिंग है चमक। चमक, चमक, लस्ट्रस, लस्ट्रस। चमक के बारे में क्या कहना चाहोगे? कि अधातु सामान्यतः, अधातु में सामान्यतः चमक नहीं पाई जाती है, बस ऐसे लिखिए। अधातु सामान्यतः चमकदार नहीं होती है। चकक, वाह, पार्टी चकक, चमक है, ठंडी है थोड़ा आज। अधातुएं, अधातुओं में सामान्यतः चमक की विशेषता नहीं होती है। चमक की विशेषता नहीं होती है, अर्थात अधातुएं खुरदरे होते हैं। अधातु चमकदार नहीं होते, चमकदार, चमकदार नहीं होते हैं। फिर अगर इसके भी उदाहरण लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? उदाहरण में फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर। इसमें कोई याद करने वाली बात, मतलब कोई समझाने वाली बात है जी? इस वजह समझा नहीं रहा, समझना क्या समझाना है इसमें? वैसे सोचो सूर्य की किरण पड़ेगी तो इस पर चमकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि खुरदरे होते हैं। खुरदरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच क्या होता है? गैप होता है थोड़ा, इसी वजह से इनके परमाणु के बीच खाली जगह होता है। इस तो फास्फोरस है, सल्फर है, बाकी और भी लिख सकते हो, क्लोरीन है, ETC इत्यादि लिख लेता। इसमें भी कुछ हैं जो अधातु के नाम पर कलंक है, जैसे कि चमक के बारे में सबसे खतरनाक है हीरा। हीरा, उससे बाद क्या है भाई? अपना ग्रेफाइट भी तो है, चमकता है कितना बढ़िया। इसको छोड़ो, आयोडीन है, ये भी सबको पीछे छोड़ सकता है, इतना मस्त चमकता है। आयोडीन चमकदार होता है। क्या? फुलेरीन नहीं, फ्लोरीन। कौन लिखवाते हैं? कौन लिखवाते हैं फुलेरीन? हाँ,
फुलेरीन, फुलेरीन नहीं, एक गांव का नाम फुलेरा है। फुलेरा, फुलेरा जानते हो कहाँ का? एक पंचायत सीरीज निकली थी, वेब सीरीज, उसी वेब सीरीज में गांव का नाम फुलेरा होता है। बाकी फुलेरा तो फुलेरीन नहीं होता, फ्लोरीन होता है। देखो यफ लिखा है वो, हाँ, वो बहुत तेज रिएक्शन करता है, सबसे छोटा वही माना जाता है फ्लोरीन। वो हैलोजन ग्रुप का तत्व माना जाता है, उसमें हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। समझ रही हैं आप? तो आपके जो सर लिखवाए थे उनसे मिस्टेक हो गया होगा, या फिर आप लोग गलत लिख रहे होंगे। मिटा जाए याद। अपवाद में कौन कौन आएंगे? हीरा, ग्रेफाइट तथा आयोडीन। आयोडीन भी चमकता है बहुत अच्छे से, समझ पा रहे हो? ये आयोडीन वही आयोडीन है जो तुम खाते हो नमक में। नमक में आयोडीन है कि नहीं, कैसे चेक करोगे जानते हो? तुम एक आइडिया बता दे कैसे चेक करोगे नमक। और खास बात, नमक खाते रहिएगा। नमक में थोड़ी सी भी कोताही की है कि नमक नहीं खाएंगे, हम मोटे तो गल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नमक नहीं खाएंगे तो आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा आपको। रोना पड़ेगा मतलब समझो, जैसे तुम नमक खाते हो ना तो उसमें आयोडीन होता है। आयोडीन हमारे जो गला होता है यहाँ पे, घेगा रोग से बचाता है वो। अगर आयोडीन की कमी हुई तो निकलता रहेगा। आयोडीन उसको कंट्रोल करता है। अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो गोइटर बढ़ता रहेगा, उससे घेगा बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे ऐसे पूरा लटक जाएगा ये पूरा, जैसे होता है। तो ये इसके लिए जानते हो, अब इसके लिए शुद्ध नमक खाना चाहिए। और वो शुद्ध नमक कैसे? शुद्ध नमक सुनो कैसे चेक करोगे? कौली तुम्हारा चम्मच है तुम्हारे घर, कौली लेते, कौली जानते हो? छोटे बच्चों का तेल रखते हैं जी, उसी में छोटे बच्चों को मालिश करने के लिए उसमें तेल रखते हैं ना, यही कौली है। इसमें तुम थोड़ा सा चावल ले लेना, भात जानते हो? भात मतलब एकदम पूरा गीला चावल रहेगा, ठीक? भात ले लेना और जिस नमक को तुम्हें चेक करना कि इस नमक में आयोडीन है कि नहीं, उसको यहाँ रख लेना, ठीक है? उसी भात में मिला देना, ओके? तो बच्चे से मिला देना क्या? नमक, जो नमक तुम चाहते हो कि जिस नमक का हम चेक करें कि इसमें आयोडीन है कि नहीं है। उसके बाद तुम इसमें मिला देना नींबू का रस। क्या मिला देना? नींबू का रस। नींबू का रस कम से कम 5-6 बूंद, एकदम पूरा अच्छे से गीला हो जाए, नींबू का रस मिलाएगा और तीनों को मिला के एकदम फेंट देना। तो ये कलर देगा बैगनी का। कौन सा कलर बनेगा? बैगनी का कलर बनेगा। और जितना ज्यादा बैगनी बना उतना ज्यादा आयोडीन है, और जितना कम बैगनी बना उतना ही कम आयोडीन है। अगला कौन सा हेडिंग पड़ेगा? गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक। क्वथनांक उसमें हम धीरे धीरे नहीं पढ़ रहे थे, काफी धीरे धीरे लग रहा है ऐसे। गलनांक तथा क्वथनांक के बारे में क्या करना चाहोगे? इसके भी भाई जब बहुत कमजोर है तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। यानी हम कहते हैं कि अधातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक, बस लिखना है, इसमें कुछ नहीं। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक धातुओं की तुलना में काफी कम होते हैं, काफी कम होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का गलनांक, तो इसका गलनांक लगभग होता है 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 80 से 85 के बीच में होता है, 80 मान लेते। कितना डिग्री सेल्सियस? लगभग, ये देखो हम थोड़ा लगभग लिख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे। लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब फास्फोरस है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर गल जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस पर गल जाएगा। और अगर बात करें सल्फर का गलनांक, इसका गलनांक होता है ये कितना? 118 डिग्री सेल्सियस। किसका गलनांक है ये? सल्फर का गलनांक है। मतलब इतने डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? गल जाएगा, जो कि धातु से काफी कम है ना। धातु तो देखो कितना जा रही थी? 1500 जा रही थी ना, 1500 1000 से ऊपर जा रही थी। ये है। बाकी कुछ के मामले में भी तो ठीक ठाक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो सोडियम ने जो लिखा था, सोडियम, सीजियम, गैलियम जो लिखे थे, वो सबका क्या होता है? बहुत कम होता है ना, जिसकी वजह से। और इसमें भी कुछ है अपवाद।
और अपार ग्रुप में काफ़ी खतरनाक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, और हीरा के बारे में। हीरा के बारे में एक जानते हो, एक शेर कहा रहा था, मतलब एक पता नहीं शेर है गजल, पता नहीं क्या कहते हैं, शायरी टाइप का, हीरा का गलनांग। दोस्त के बारे में एक यही सुने तो कह रहा था कि किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरे से क्या मतलब, मेरा तो यार हीरा है। वाह, लाइन एडिट कर दीजिएगा एडिटर साहब। हीरा का गलनांग, जिस बात में तवज्जो नहीं, मज़ा नहीं आता ना। तो हीरा का गलनांग कितना है जी, ये होता है जानते हो 3600 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझ रहे हो इसका, 3600 डिग्री सेल्सियस। क्या कर रही हो बालिकाओं तुम लोग, सवाल डिस्कस कर लो अच्छे से। गलनांक इसका कितना होता है हीरे का, 3600 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हीरा है, अगर तुम उसको गलाना चाहते हो तो हीरे को पिघलाने के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा क्या चाहिए, ताप चाहिए। और इतना ज़्यादा ताप जानते क्या होता है, परमाणु बम जब फोड़ते हैं तब होता है लगभग, या फिर न्यूक्लियर भट्टी में होता है, न्यूक्लियर भट्टी में होता है। उस भट्टी में अगर तुम करोगे तो उसमें इतना हो जाएगा, नाभिकीय भट्टी जिसे बोलते हैं, इसमें इतना ताप होता है 3600 डिग्री सेल्सियस। जब नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराया था, परमाणु बम जब गिराया था, तब टेम्परेचर इतना था 3600 डिग्री सेल्सियस। 3600 डिग्री सेल्सियस पर पूरा सब कुछ पिघल जाएगा। तो जैसे बम गिराया गया था, बम गिराने के कुछ दूर किलोमीटर तक, लगभग ऐसे समझ लो कि 6-7 किलोमीटर की रेंज में सब चीज़ें एकदम जल गई थी, पिघल गई थी, सबकी छाया ही छाया बची थी, इतनी पिघल गई थी। उस समय इतना टेम्परेचर होता है। और इसे मतलब वो बम गिराने से नहीं मतलब है, बम गिराने के बाद जो रेडिएशन निकलता है ना, उस रेडिएशन से, वो रेडिएशन हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है और हमारे जीन को डायरेक्टली डिफेक्ट कर देती है। जीन का मतलब जो हमारे अंदर मॉडल पड़ा हुआ है, हमारी स्पर्म में जो मॉडल पड़ा हुआ है कि हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे बच्चे हमारी तरह होंगे, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई आदमी है, उसको उसके ऊपर रेडिएशन आ गया है, तो रेडिएशन उसके अंदर इंटर कर गया। अब वो रेडिएशन जब उसके बच्चे होंगे तो रेडिएशन पता नहीं क्या डिफॉल्टनेस होगी, उसकी किसी का हाथ नहीं रहेगा, किसी का पैर नहीं रहता। तो वहाँ के लोग आज भी ऐसे रहते हैं, किसी का हाथ ही नहीं, किसी का पैर नहीं है, किसी का नाक नहीं है, ऐसे कुछ होता है। मतलब बॉडी अजीब तरह से बन जाती है, इसे अपंग लूला बोलते हैं, वो से कुछ हो जाता है। तो वो कई सदियों तक चलती रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती। अब एक बार अगर इसी वजह से ना परमाणु बम कभी गिरा नहीं जाता। अमेरिका ने पहली बार गिराया था, वो भी जानते हो बहुत गुस्सा करके, उसमें विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय साल विश्व युद्ध हो रहा था, पता नहीं क्या, तो उसमें गिराया था। वो भी जो बनाया तुरंत गिरा दिया, इतना मन बड़े, जो बनाया तुरंत गिरा दिया। बेचारे एकदम परेशान हो गए, 2 बम गिराया था, वो आज तक अभी तक नहीं समाप्त हुआ। अभी 1900 की ईस्वी में गिराया था, 19वीं सेंचुरी के बाद तब गिराया था। तो 19 करें 20वीं सेंचुरी की, 1900 कुछ में गिराया था, तब की वह हालत है। तो इसीलिए परमाणु बम पे इसमें साथ बैन, मतलब कि कोई किसी को परमाणु बम नहीं गिरा सकता। लेकिन कहाँ, जब जिसका मूड घुमा तुरंत किसी देश पर ठोक देगा। इसी वजह से तो एलोन मस्क का कहना है कि हम नहीं रहेगा अब इस गोला पे, इस गोला पे खतरा है। तो कहता है कि हम जाएंगे दूसरा गोला पे, मंगल ग्रह पे जाएंगे। उनको पता है, कन्फर्म है, आज नहीं तो कल दुनिया जानी ही है, क्योंकि इतने बम बना लिए, इतने सब परमाणु बम बना लिए हैं कि अगर जितने बनाए सबको फोड़ दें तो इससे दुनिया निपट जाएगी अपनी। इतना अच्छा सुनहरी धरती थी, लेकिन सभी सुनहरी धरती को एकदम बर्बाद कर डाले। वही तो इंसान ही तो, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उतनी हम अपनी, अभी देखो हमारी उम्र कितनी है, 60 साल होती है, सबकी उम्र लगभग 60 साल मानी जा रही है ना। पहले के लोग 500-500 साल तक जीते थे, 1000 साल तक जीते थे। कम होते होते कितना आ गया, 60 हो गया। उसके बाद फिर जाते कम होते होते लगभग 20 साल तक आ जाएगा, कि बच्चा जन्म लिया, 10-12 साल तक जवानी है, उसके बाद 18-19-20 तुरंत बुढ़ापा और निपट गया तुरंत वहीं पे। ऐसा हो जाएगा। इतनी ज़्यादा रेडिएशन फैल जा रही है कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जा रही है। सोचो, जो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप थे, सब 60-60 किलो तलवार लेकर घूमते थे। इधर 60 किलो करे, 50 किलो अपने खुद नहीं हो पा रहे हैं, 60 किलो तलवार कैसे घूमेंगे। सोचो वो चीज़ें, तब उतने मजबूत, उतने पहलवान हुआ करते थे। तो उतने सुबह टेक्नोलॉजी नहीं थी, अजीब अजीब थी, ये रसायन भरी चीज, रसायन से भरी दुनिया नहीं थी, कोई खाद कोई कुछ नहीं था। आजकल क्या बिना खाद की वही भी नहीं करेगा ना, कोई कुछ भी करो। आखिर खाद डाली से मतलब हम तो खाद ही तो खा रहे एक तरीके से इनडायरेक्टली। तो क्या करेगा, हमारी बॉडी को मजबूत बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा, बहुत मजबूत बनाएगा, है ना। देखो हीरा का गलनांक कितना होता है, और बाकी इसी के ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का गलनांक, ग्रेफाइट का गलनांक एक और खतरनाक होता है, 3800 डिग्री सेल्सियस तक जाता है ये।
लगभग में बता रहे हैं, ठीक है ना, 3800 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3500 की प्लस ही जाता है, 3800 डिग्री सेल्सियस। मतलब ग्रेफाइट को पिघलने के लिए कितना ताप चाहिए, 3800 डिग्री सेल्सियस। लब्रिकेंट जानते हो, लब्रिकेंट, लब्रिकेंट मतलब ग्रीस। ग्रीस देखो ना, ग्रीस किस कलर का होता है, काला सा होता है, शुद्ध ग्रीस काला होगा, बाकी सब सफेद सफेद होंगे। तो जो ट्रकों में, जो ट्रक में लगाया जाता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगाया जाता है ना, जो बहुत तेज गाड़ियाँ चलती हैं, उसके अंदर जो बैरिंग होती है, उस बैरिंग के अंदर जो ग्रीस लगाया जाता है, वो काला काला ग्रीस लगाया जाता है, और वही काला क्या है, ग्रेफाइट है। क्यों? अच्छा, तुम अपने साइकिल में तेल डालते हो कि 2-3 बार तेल गायब हो जाता है, उड़ जाता है। तो कभी भी जो साइकिल वाला मैकेनिक्स होता है वो मोबिल डालता है उसमें ना, तो कहता है मोबिल डालता है तो कुछ दिन तक चलता है, क्योंकि उसमें भी हल्का क्या रहता है, हल्का ग्रेफाइट मिला रहता है। बाकी जो ग्रीस रहता है उसमें ग्रेफाइट ज़्यादा रहता है। तो ग्रेफाइट, अब जैसे साइकिल तुम चला रहे हो, अब साइकिल के खूब तेज से क्या पता है राउंड दिए, अब साइकिल जो बैरिंग होगी वो घिसेगी नहीं, गर्माएगी नहीं, गर्माएगी, तो बैरिंग गर्मा जाती है, और जैसी बैरिंग गर्माई तुरंत तेल डाले, तेल तुरंत वेपर बन के उड़ गया, वाष्प बन के उड़ जाता है। और कहीं हमने ग्रीस लगा दिया, उड़ाओ भाई, 3800 डिग्री सेल्सियस है, उड़ेगा ही नहीं। कितना भी तेज रहो उसमें, एक बार ग्रीस लगा दो तो उड़ेगा नहीं, खत्म नहीं होगा उसमें से जो तेली पदार्थ रहेगा वो तो निकल जाएगा, लेकिन ग्रीस कभी, वो ग्रेफाइट कभी उड़ेगा नहीं। इसी वजह से जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, जो बहुत स्पीड वाले वाहन होते हैं, उस सब की बैरिंग में ग्रीस के रूप में यही ग्रेफाइट मिला करके लगा रहता है। तो उसकी ग्रीस में ग्रेफाइट मिलाया जाता है, ताकि वो कितना भी तेज वाहन चले, जो वाहन तेजी से चलेगा तो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। ट्रक जब इतना तेज चलता है ना, तो बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है ट्रक, तो ट्रक के पहिए में से धुआं निकलने लग जाता है। तो उसके बैरिंग का क्या हाल होता होगा, उसकी बैरिंग इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उसके बावजूद भी उसमें से ग्रीस ना उड़े, इसी वजह से उसमें हम ग्रेफाइट मिलाते हैं। तो ये 3800 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल लेता है। इसी वजह से जो ग्रीस होते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, ग्रेफाइट मिलाया जाता है। समझ गए बालक? मिटा दिया जाए। याद रहेगा ना ये चीजें। अगला क्या है, ध्वनि के बारे में ना। ध्वनि, ध्वनि के बारे में क्या कहना है जी, तुम सब जानते ही हो कि इसे एक खास प्रकार की ध्वनि निकलती है क्या? नहीं, इसमें कहेंगे सोनोरस की प्रॉपर्टी विशेषता नहीं होती है। सोनोरस, सोनोरस यानी हम कह सकते हैं कि अधातुओं को आपस में टकराने पर, अधातुओं को आपस में टकराने पर किसी विशेष प्रकार, किसी भी विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। मतलब खट पट्ट की ध्वनि आ जाएगी ना, लेकिन विशेष प्रकार की जो टन की ध्वनि वो नहीं आएगी। विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं आती, ध्वनि नहीं आती है। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे भाई, जो तुम चाहोगे। फास्फोरस सल्फर लिखो उदाहरण में, फास्फोरस और क्या लिखोगे, सल्फर। इनको आपस में टकराओगे ना तो इसमें आवाज निकल निकलेगा बढ़िया से। सल्फर है, ग्रेफाइट है, जो भी लिखना चाहोगे। लेकिन हीरा, हीरा फिर क्या बताएगा, इसका अपवाद हो जाएगा ना, क्योंकि हीरा बहुत से टन की आवाज आती है बहुत अच्छे से, मतलब हीरा से बहुत खतरनाक ध्वनि आती है। तो हीरा अपवाद के तौर पे क्या है, अपवाद के तौर पे हीरा है, हीरा। ठीक, तो ये तो खास नहीं, मतलब इसमें अगर ध्वनि के बारे में कहेंगे तो हाँ बस, अब जैसे कि दो धातु आपस में टकराओगे, लकड़ी को टकराओगे तो कहाँ टन की थोड़ी आवाज आती है, खट्ट पट्ट की आवाज आएगी बस, उससे ऐसा होता है। जब कोई मार खाते हो क्या टन की आवाज आती है? अब से ऐसा इत्तेफाक हुआ घर पे कभी? डंडा से नहीं मार खाया घर पे? अच्छा, कौन, सभी तो लगभग मार खाए होंगे घर पे। बिना मरम्मत के कौन सुधरता है कि नहीं?
आगे देखा जाए, और आगे है, एक है घनत्व बचा रहे हैं जी, एक है घनत्व। घनत्व जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी ये भी अच्छा, हमने देखा था ना कि अधातु होती हैं, अधातु में जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं ना, तो उनके बीच क्या होता है, उनके बीच गैप होता है ना, उनके बीच गैप होता है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं वो ज़्यादा, उनका घनत्व ज़्यादा नहीं, यानी कि डायरेक्टली बोलो कि अधातुएं, धातु की अपेक्षा अधातुओं का घनत्व, अधातुओं का घनत्व धातुओं की अपेक्षा, धातुओं की अपेक्षा काफी कम होता है, काफी कम होता है। ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, आधार के घनत्व के बारे में उदाहरण में लिखना चाहोगे, एक उदाहरण बता दे रहे हैं, सिर्फ एक उदाहरण जो कि है सल्फर, तो सल्फर का घनत्व हम बस बता दे रहे हैं, सल्फर का घनत्व, सल्फर का घनत्व कितना होता है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आपके पास कोई टुकड़ा है सल्फर का तो उसका वजन कितना होगा, सिर्फ 2 ग्राम होगा। इतना कम घनत्व होता है किसका, सल्फर का, यानी कि एक तरह से कह लो तो अधातु का। मतलब याद रखना कि अधातु का घनत्व काफी कम होता है, बहुत कम होता है। और अगर रीजन पूछे कि क्यों होता है, क्योंकि कहेंगे कि अधातु में जो परमाणु होते हैं, परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनका घनत्व कम होता है। समझ पा रहे हो, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, क्या पूरा धातु और अधातु की भौतिक विशेषताएं कंप्लीट कर लिया ना। अब हमें आगे पढ़ना होगा इसके बाद क्या, धातुओं और अधातुओं की रासायनिक विशेषता। ओके